वो जनरेशन जिसे आज की दुनिया ने नकारा, निकम्मा और बेरोज़गार कहा था। वही जनरेशन जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये दुनिया में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों आज सोचकर देखिए कि उसी जनरेशन, उसी जेन ज़ी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि गुस्सई लोग सीधे प्रधानमंत्री के घर में घुसकर आग तक लगा देते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट केवल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक क्लियर मैसेज था कि युवा पीढ़ी को हल्के में लेना नेपाल की गवर्नमेंट और लीडर्स के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है। नेपाल का जो प्रोटेस्ट है वो केवल सोशल मीडिया ऐप पर लगे बैन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो है नेपाल के करप्शन के खिलाफ, नेपाल के नेपोटिज्म के खिलाफ और पूरी तरह से नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले नेपाल की गवर्नमेंट की साइड से एक नोटिस जारी किया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया की सभी दिग्गज कंपनियों को नेपाल की गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 28 अगस्त के बाद 1 वीक तक का समय भी दिया जाता है। लेकिन किसी भी बड़ी कंपनी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, किसी भी कंपनी ने समय सीमा के भीतर जो है अप्लाई नहीं किया। अच्छा, क्या होता है, सरकार के जो निर्देश थे वो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आए थे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नेपाल में जो भी बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें अपना एक लोकल कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाना होगा, एक गाइडेंस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है नियुक्त करना होगा और इसी के साथ सभी कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। लेकिन टिकटॉक, निवांश और बाकी सारे ऐप ने, सरकार भी इस बात को गंभीरता से मान लिया और गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करा लिया और यही वजह है कि आज उस पर बैन नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए बैन नहीं किया गया है टिकटॉक क्योंकि वो चाइना का ऐप है और चाइना और नेपाल की फ्रेंड्स अभी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन इसी के बाद अगर हम देखेंगे तो ट्विटर और ग्लोबल डायरी के ऐप की जांच चल रही है, इन पर भी अभी बैन नहीं है। जब सरकार के द्वारा सरकार की बात इन लोगों ने नहीं मानी तो सरकार ने 4 सितंबर 2025 को इन सभी ऐप्स को नेपाल में बैन कर दिया और उसके बाद शुरू हुआ वो प्रोटेस्ट जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर 2025 को सुबह करीब 9 बजे हजारों युवा अपने घरों से निकलकर नेपाल की सड़कों पर उतर जाते हैं और नेपाल की राजधानी काठमांडू की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते कब हिंसक बन गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में 19 लोगों की मौत हो जाती है तो वहीं 400 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। काठमांडू के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। सिर्फ जनरेशन जेन जी ही नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स और बाकी लोग भी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। अब इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं बची है, क्योंकि जब वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने उन मासूम और युवाओं पर गोलियां क्यों चलवाई। और यही वजह है कि आंदोलन दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। देखिए, क्या होता है कि जब सरकार के कंट्रोल से सिचुएशन बाहर जाने लगती है तो नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल पुलिस को आदेश दिया कि आंसू गैस के गोलों का उपयोग किया जाए और भीड़ को वहां से भगाने के लिए पानी का यूज किया जाए। लेकिन पुलिस के द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इस दौरान कई लोगों की जान चली जाती है और भीड़ और ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और उसी दिन करीब दोपहर 3:30 पर जो है नेपाल में जो है कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा कर दी जाती है। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है, भीड़ और बेकाबू हो जाती है, प्रोटेस्ट और बढ़ने लगते हैं और अब काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटबल, भरतपुर और चमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इस जो प्रोटेस्ट है इसकी मेन वजह जो बताई गई है, हमने न्यूज़ में भी देखा है कि सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन यह एक वजह नहीं है कि नेपाल में इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा भी कई सारी और भी वजह हैं, जिसमें से करप्शन, भ्रष्टाचार, उसके अलावा आपका नेपोटिज्म और नेपाल में जो भाई भतीजावाद चल रहा है ना, उसके अगेंस्ट में नेपाल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यही समझाते हैं कि सोशल मीडिया वाला मैटर है वो क्या है। देखिए, क्या होता है कि एकदम से नहीं किया ये सब, करने से पहले भी 1 वीक का समय दिया था और उसके पहले 1 साल का समय भी आप मान सकते हैं, क्योंकि नवंबर 2023 में नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट डिटेक्टिव पास किया था। इसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया की सभी प्लेटफॉर्म को जो है नेपाल की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कराना था और बाकायदा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको दी भी गई थी और जो ऐप इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था उस पर बैन लगाने की भी बात कही गई थी। लेकिन किसी भी कंपनी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और
गवर्नमेंट की बात को किसी ने नहीं माना। इसी के साथ काठमांडू पोस्ट का एक आर्टिकल कहता है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने डू नॉट टू लिस्ट भी बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग फेक आईडी बनाकर यूज़ करना उस पर बैन था। उसके बाद किसी कास्ट या फिर रिलीजन के अगेंस्ट में हेट पोस्ट डालना, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, इन सारी चीज़ें बैन थी। कुल मिलाकर वहाँ पर आप नहीं कर सकते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया की किसी भी कंपनी पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता है तो गवर्नमेंट को भी गुस्सा आ जाता है और गवर्नमेंट ये सारी ऐप को बैन कर देती है। लेकिन अगर हम लोकल प्रोटेस्टर्स की माने तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया है ये केवल इसलिए लगाया है कि गवर्नमेंट उनको अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि कुछ दिनों से नेपाल में कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के करप्शन और नेपोटिज्म को उजागर कर रहे हैं। असल में क्या होता है कि नेपाल की जो यंग जनरेशन है ना, वो यंग जनरेशन का नेपाल की सरकार के साथ जो करप्शन, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइक्वलिटी है ना, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। साल 2024 की अगर हम बात करें तो नेपाल में जो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28.82% था। आप सोच सकते हैं कि हर 5 में से एक युवा बेरोजगार था। नई जॉब मिल नहीं रही है और लोगों को जॉब ढूंढने के लिए अपने देश को छोड़कर विदेशों में जाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि नेपाल के लोग रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में लड़ाई करने के लिए तक गए हैं। उन्हें ये पता है कि वहाँ पर जान का खतरा है, लेकिन फिर भी वह उस लड़ाई में लड़ने के लिए चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर हम फरवरी 2024 से बात करें तो नेपाल के लगभग 15,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रशियन मिलिट्री को ज्वाइन किया है और वहाँ पर इन लोगों को सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग्स के बाद फ्रंट लाइन्स पर लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि मौत का खतरा होने के बावजूद भी लोग नए जो है रशियन मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको मंथली के $4,000, यानी कि अगर नेपाल की करेंसी के हिसाब से देखें तो लगभग 5 लाख रुपए मिलते हैं। और यही वजह है कि इसके अलावा भी रशिया की तरफ से उन्हें कई सारे जो है लालच दिए जाते हैं, तो नेपाल के लोग लालच में आकर रशियन मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए निकल जाते हैं, अपनी जान जो है हथेली पर रखकर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वहाँ पर जाकर होना क्या है। इसके अलावा करप्शन भी नेपाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो नेपाल की यंग जनरेशन है वो 70 प्लस के जो लीडरशिप है उससे परेशान हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर लीडरशिप चेंज होने का नाम नहीं लेती है। कुछ 2-4 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके बीच में पावर रोटेट होती रहती है और यंग जनरेशन अब इसके अगेंस्ट में आ चुकी है, क्योंकि किसी भी युवा को मौका नहीं दिया जाता है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में, क्योंकि नेपाल की जो यंग जनरेशन है वो पिछले कुछ सालों से 70 प्लस की जो लीडरशिप है वहाँ पर उससे परेशान हो चुकी है, क्योंकि किसी भी युवा को यह पॉलिटिक्स में मौका नहीं दिया जाता है। ये सारी प्रोटेस्ट कुल मिलाकर नेपाल के अगेंस्ट में है, केवल सोशल मीडिया ऐप पर जो बैन है उसके अगेंस्ट में नहीं है। और इसी वजह से मार्च में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि नेपाल के रिपब्लिक बनने का जो सपना था अब वह फेल हो चुका है और शायद नेपाल के जो लीडर्स हैं वो नेपाल को फिर से मोनार्की बनाना चाहते हैं। मोनार्की मतलब देखिए क्या होता है कि 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की देश था, यानी कि पावर किसी जनता के द्वारा चूज की गई किसी पॉलिटिक्स के हाथ में नहीं होती थी, बल्कि शाही राजा के हाथ में होती थी। और इनका अंतिम शाही राजा था किंग ज्ञानेंद्र सिंह, जिसे सत्ता से हटाने के लिए नेपाल में 2 बड़े मूवमेंट हुए थे, जिसमें 2008 का लोकतंत्र आंदोलन और इसके बाद माओइस्टी इंसर्जेंसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 28 मई 2008 को नेपाल से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 सालों में 13 बार नेपाल की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। कभी आपके केपी ओली शर्मा प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो कभी आपके पुष्प दहाल देवरा प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो कभी शेर बहादुर सिंह देउबा प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इन 3-4 पॉलिटिशियन में ही पॉलिटिक्स पावर रोटेट होती रहती है। और कहीं ना कहीं अब इसी बीच में एक ऐसी खबर आती है कि सोशल मीडिया के ऐप्स को बैन कर दिया गया है, तो नेपाल में जो रोजगार के थोड़े बहुत अवसर भी बचे हुए थे वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नेपाल टूरिस्ट वाला देश भी है, वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और इसका इम्पैक्ट नेपाली लाखों फैमिलीज पर पड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने देश छोड़कर विदेशों में काम करते हैं और अपने फैमिली वालों से बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ किया जाता था। और इन सब ऐप्स पर जब बैन लग जाता है तो नेपाल की जो जनता है, वो यूथ है, वो परेशान हो जाती है और वो सारी चीज़ों का गुस्सा
केवल इन ऐप्स पर लगे बैन को सहारा बना के करप्शन, सारी चीज़ें, इनइक्वालिटी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ों को लेकर एकदम सड़कों पर उतर जाते हैं और उसमें आग में घी डालने का काम करती है नेपाल की गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उन पर लाठीचार्ज करवा देती है। 19 लोगों की जान चली जाती है, मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जीवन जीना ही शुरू किया था, उससे पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यही वजह रहती है कि नेपाल में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और चलते रहेंगे। हालांकि गवर्नमेंट को अंत में जो है सभी ऐप्स पर बैन हटाना पड़ा और कहीं ना कहीं